बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं ज़ीशान बशीर। नाज़रीन, गुज़िश्ता तकरीबन एक साल के दौरान पाकिस्तान में जिस किस्म की सियासी रस्साकशी का अमल जारी है, जिस सियासी महाजराई का पाकिस्तान को सामना है, उसमें जो दीगर अहम मामलात थे वो इग्नोर हो रहे हैं। मौशी इस्तेहकाम, अदम इस्तेहकाम का सामना पाकिस्तान को अब भी है, और हम भी अब भी जो है ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इमदाद कहाँ से मिलेगी और कैसे मिलेगी, और पाकिस्तान के जो कम होते ज़खायर हैं ज़र मुबादला के, उनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ दाखिली और खारजी महाज की बात की जाए तो वहाँ पर पाकिस्तान को बहुत से कड़े और नए चैलेंजेस दरपेश हैं, उनका सामना है। अगर हम बात करें दुनिया भर के ममालिक की, तो बदलते वक्त के साथ हर मुल्क के मफादात जो हैं वो बदलते रहते हैं, और खारजा पॉलिसी हमेशा से मफादात के ताबे होती है। कल के जो हरीफ थे वो अब हलीफ बनने के लिए जा रहे हैं, नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं। गुज़िश्ता 2 दहाइयों में आलमी सियासत में जो नई हलचल मची है, उसके नतीजे में जो तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं, यकीनन पाकिस्तान भी उनसे असरअंदाज हुए बगैर नहीं रह सकता है। खुसूसन अगर हम बात करें अमेरिका और चीन की मुसाबकत के हवाले से, तो जो सूरत हाल इस वक्त वहाँ पर दिखाई दे रही है, यकीनन पाकिस्तान के लिए भी ये एक कड़ा चैलेंज दरपेश होगा। आलमी सियासत में एक नई सर्द जंग के बादल भी जो है वो इस वजह से मंडला रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को हमेशा से भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें तवाज़ुन के हवाले से चैलेंज दरपेश रहा है। मसला कश्मीर हमेशा से सर फ़हरिस्त रहा है। अगर हम भारत के साथ मसाइल की बात करते हैं तो सबसे पहले मसला कश्मीर की बात होती है, और ये कहा जाता है कि तमाम मसाइल को तस्फ़िये के साथ और डायलॉग के साथ हल किया जाएगा, लेकिन इसमें भी शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। उसके बाद अफ़गानिस्तान की जो एक गैर मुस्तहकम हुकूमत है, उस हवाले से भी बहुत से चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं। पाक अफ़गान बॉर्डर, वहाँ से दहशतगर्दी के ख़तरात का सामना रहता है। किस तरह से इससे निमटना है, यकीनन पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी सऊदी अरब, और दूसरी जानिब पाकिस्तान का पड़ोसी ईरान, इन ताल्लुकात में कैसे तवाज़ुन को बरकरार रखना है। फिर चीन का के साथ जो ताल्लुकात हैं, जिसके बारे में ये बात गुज़श्ता हुकूमत में ये की जाती रही है, जो पीडीएम के रहनुमा हैं वो ये कहते रहे हैं कि चीन को नाराज़ कर दिया गया, सी पैक पर काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारे ताल्लुकात मुतासिर हुए हैं। किस हद तक मुतासिर हुए हैं और क्या वजह है कि सी पैक के जो समरात हैं वो अभी तक पाकिस्तान की मईशत को मिलना शुरू नहीं हुए हैं, और ऐसे कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं जो कि आने वाले दिनों में हो सकते हैं। खुसूसन जो चीन का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है वो अब दीगर ममालिक तक फैलाने की बात की जा रही है। शी जिनपिंग चीनी सदर सऊदी अरब के दौरे पर भी हैं, और मुख्तलिफ शराकत दारी पर भी बात की जा रही है। खुसूसन अगर हम बात करें पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, तो बहुत से मुआहदे हैं जो कि जिन पर दस्तखत किए गए हैं, शराकत दारी बढ़ाने पर बात हुई है। इससे अमेरिका को भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात है। अब ये जो नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं, यकीनन पाकिस्तान को इनसे भी निमटना होगा। ये भी तमाम तर चैलेंजेस दरपेश होंगे, और कई अहम फ़ैसले हैं जो कि ख़ारजी महाज पर करने पड़ेंगे। इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान को इन तमाम तर मामलात से निमटने के लिए आखिर कौन से ऐसे फ़ैसले हैं जो कि लेने चाहिए। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं तारुफ़ करवाता चलूँ। नजमुल साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स एम्बेसडर हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। नजमुल साकिब साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अनवारुल हक साहब आपके वक्त का। सेनेटर सैफुल्लाह अबरू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और सेनेटर गौस बख्श न्याज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN के रहनुमा हैं। उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मैं नजमुल साकिब साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। अभी जिन चैलेंजेस की मैं बात कर रहा था, हमने बहुत से ऐसे मामलात हैं जो कि गालिबन इग्नोर कर दिए हैं। पाकिस्तान की जो सियासी रस्साकशी का अमल जारी है, जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना है, उसमें इस हद तक हम जो है वो बिज़ी हो चुके हैं कि दाखिली और ख़ारजी महाज को बिल्कुल ही छोड़ दिया गया है, या अगर फैसले भी किए जा रहे हैं तो वो तरजीहात पर नहीं हैं। हम चीन की ही पहले बात कर लेते हैं। कहा यह गया था कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में। अब आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस हवाले से, और ख़ुसूसन ये नई हुकूमत आने के बाद आप समझते हैं कि ये ताल्लुकात जो है वो बेहतरी की जानिब गए हैं? शान की तारीफ करती है। आपने बड़े अच्छे तरीके से इंट्रो किया है और आपने चैलेंजेस को बताया है।
इससे पहले कि चाइना पे हम बात करें, थोड़ा सा पस मंजर कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो बेस रखते हैं, क्योंकि आपका बड़ा एमिनेंट पैनल है। जो सारे लोग मिलके करेंगे तो कोई ना कोई चीज निकल आएगी बीच में से। चैलेंजेस की बात करने से पहले जरा देख लेते हैं कि पाकिस्तान को कुछ गलत फहमियों का जो है वो सामना है। हम कुछ गलत फहमियों का शिकार हैं, तीन चार उसमें से मैं बता देता हूं। पहली गलत फहमी ये है कि जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन पाकिस्तान की जबरदस्त है, और इसको जो है ना वो ना अमेरिका ना चीन ना दुनिया जो है उसको इग्नोर कर सकती है। उसका हमने देख लिया, अमेरिका जो ही अफगानिस्तान से जाता है तो आपकी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन धरी की धरी रह जाती है। दूसरी गलतफहमी है कि पाकिस्तान इस काबिल है कि अमेरिका और चीन में दोस्ती करा सके, और फॉर गॉड से आप अपनी तरफ तवज्जो दें। ये दो बड़े मुल्क हैं, इनके पास ना कम्युनिकेशन के मसाइल हैं, ना इनके पास वेन्यू का कोई मसला है, और ये 1971-72 नहीं है कि आपको इस तरह की जो चीज कर सके। तीसरी गलतफहमी कि चीन के साथ दोस्ती का मतलब है अमेरिका के साथ दुश्मनी। देखिए, सिफारतकारी में आप सारे मुल्कों के साथ ताल्लुकात ठीक रखते हैं। हमें ये गलतफहमी है कि हम चीन की तरफ अगर ज्यादा गए तो अमेरिका से हमारी दुश्मनी होगी। चौथी गलतफहमी कि एक साजिशी थेरी है, एक कॉन्स्पिरेसी थेरी है कि जी पाकिस्तान को दुनिया की कुछ ताकतें जो हैं वो फलने फूलने नहीं दे रही, और खुदा के लिए दुनिया को अपनी पड़ी हुई है, आपको अपनी पढ़नी चाहिए। इस किस्म की साजिशी थ्योरियों से निकलें। लंबी हो जाएगी बात, आखिरी बताता हूं गलतफहमी कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, और एक एटमी ताकत डिफॉल्ट नहीं होने दी जाएगी। इस गलतफहमी को भी दूर कर लीजिए। और दूसरी बात यह कि एटमी ताकत जो है वो अगर आपके पास एटम बम है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एटम बम आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाएगा, आपके यानी फिस्कल डेफिसिट को कम करेगा, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएगा। अब आते हैं आपके चैलेंजेस की तरफ। देखिए, मैं इस पे कई प्रेजेंटेशन दे चुका हूं हालिया यानी 1-2 सालों में। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जीशान ये है कि हमें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि हमारे चैलेंजेस कितने बढ़ गए हैं। ठीक। हमें पता ही नहीं है कि हमारे चैलेंजेस हैं, अगर पता है तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं रहे। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये हुआ कि हमें अपने चैलेंजेस को समझना है कि क्या है, ताकि हम पेशरफ्त कर सकें। सही। दूसरी बात यह कि जिस गैर यकीनी सियासी सूरत हाल की आपने बात की, देखिए उसमें आपकी इकोनॉमी, आपकी ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे तो असर पड़ता है। पेट्रोल की कीमतें, पूरे मुल्क से गैस गायब हो गई है, ये तो होता है, लेकिन आपकी फॉरेन पॉलिसी पे भी इफेक्ट होता है। आपकी फॉरेन पॉलिसी जो डील करती है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, जी। उनको पता ही नहीं है कि यार इस मुल्क के साथ कैसे हम यानी ताल्लुकात उस्तवार करें, कैसे प्रोजेक्ट करें। इनके पास तो ये पता नहीं है कि ये हुकूमत जो है ये कितनी देर चलेगी। फिर उसके बाद सॉवरेन गारंटी अगर ये देती है हुकूमत, वो कितनी देर तक चलेगी। नई हुकूमत आएगी तो क्या गारंटी है। तो ठीक। इस लिहाज से सियासी गैर यकीनी जो है वो आपकी फॉरेन पॉलिसी का भी एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल सही है। तीसरी बात, आपकी आपका चैलेंज ये है कि फॉरेन ऑफिस इस वक्त है पीपीपी के पास। वहां पे हिना रब्बानी खर है, बिलावल भुट्टो है। वहां से समरी जाती है, प्रपोजल जाता है फॉरेन ऑफिस की तरफ से, तो वो जाता है पीएमएलएन के पास, क्योंकि आपका जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है उसमें जी। पीएमएलएन है। अब मुझे ये बताइए कि ये दोनों पार्टीज जो हैं ये किस तरीके से उसको करेंगी कि इनके पार्टी ठीक है। मैनिफेस्टो पे भी कोई फर्क न पड़े मल्टी पार्टी और फॉरेन सिस्टम जो है पॉलिसी ये भी भी एक चले। बहुत बड़ा चैलेंज है। चौथा चैलेंज इस हवाले से मैं ज़रा तफसील से बात करना चाहूँगा। सैफुल्ला अबड़ो साहब जरूर। हमारे साथ मौजूद हैं, मैं ज़रा उन्हें शामिल गुफ्तगू कर लूँ। अबड़ो साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये तासुर हमेशा से दिया गया है जो पीटीएम की मौजूदा हुकूमत है कि जी पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक थे उन्हें नाराज़ कर दिया गया, पाकिस्तान जो है वो आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो गया। अभी शहबाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने सऊदी अरब का भी दौरा किया है, यूएई वो गए हैं, और उनका ये कहना है कि जी एक नई गर्मजोशी जो है वो इन ममालिक के साथ ताल्लुकात में अब आ रही है। तो क्या कहेंगे इन इल्ज़ामात के हवाले से? ज़ीशान साहब देखें, पीडीएम का ये कहना कि ताल्लुकात माजी में जो है खराब हो गए, 8 महीनों में आप इनके फॉरेन मिनिस्टर देख लें, वो 8 महीने से ही बाहर है पाकिस्तान से। लाजमी जो भी बाहर के मुल्कों से आपके ताल्लुकात होते हैं उसमें मेन पार्ट होता है आपका फॉरेन मिनिस्टर देखता है, वही डिपार्टमेंट देखता है। पीएम ये दो ही लोग ज्यादा होते हैं, फिर वो चीजें कैबिनेट में आती हैं जो डिस्कस होती है। तो इस वक्त 8-9 में, लेकिन आप इनको देखें ना, ये बादशाह लोग हैं, बस आखिर ये अभी वो समझते हैं कि हम सारी दुनिया को
पाकिस्तान के आवाम को तो वो बेवकूफ़ समझते ही हैं, लेकिन समझते हैं कि सारी दुनिया को हम बेवकूफ़ बनाएंगे कि भाई पिछली गवर्नमेंट ने ये हालात ख़राब किए। देखिए आप फॉरेन कंट्रीज़ में तो बाद में जाएँ ना, आप इनसे ये पूछें कि ये पीडीएम की जमायतें जब आपस में मिली थी, इसमें 2-3 जमायतें नहीं थी। वो बाद में इनके साथ हुकूमत में मिली हैं, लेकिन वो पीडीएम में शामिल नहीं है। लेकिन जो पहले जमायतें नहीं मिली इनके साथ, भाई एमक्यूएम के साथ इन्होंने क्या असर किया है? जब आपको याद होगा, जब ये मार्च के स्टार्टिंग में इसकी अप्रैल की 2 या 3 तारीख को इनका एग्रीमेंट हुआ, तो आपने देखा होगा इतनी खुशी से सारे जो लीडर थे, खुशी-खुशी से बैठे थे। तो एमक्यूएम और जब पीडीएम ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि भाई हमारी ये चीजें हैं, अभी आप मुझे ये बताएं, उनको किसने इनको मना किया है कि आप एमक्यूएम को अभी तक अपने मुआहदे पे अमल न करें? एमक्यूएम को कौन सी आई? एमक्यूएम को एडमिनिस्ट्रेटरशिप आपने देखी है, ये 2-3 दिन पहले मिली है। एमक्यूएम का गवर्नर जो है वो कोई 15-20 दिन पहले लगा है। उसके बाद आप देखें एमक्यूएम के जो और नुकात थे उसमें एग्रीमेंट में, मुआहदे में, वो कहाँ हैं? अभी आ जाएं आप दूसरी छोटी पार्टियों पे। एएनपी के साथ इन्होंने क्या असर किया है? एएनपी को कोई मिनिस्ट्री नहीं है। उसके बाद आ जाए वो जो बीएनपी है, उनको इन्होंने क्या दिया? आप उसमें जो पश्तूनख्वा है उनको इन्होंने क्या दिया? भाई बात ये है कि ये तो बेनिफिशियरी चंद लोग हैं, चंद लोग बैठे हैं। अब सब पाकिस्तान के जो आलमी सतह पर ताल्लुकात हैं मैं आता हूँ, मैं उसी पे आता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देखें, ये अपनी जिस नारे पे, स्लोगन पे ये आए थे, इन्होंने टेक ओवर किया कि हम सारे अल लोग हैं और ये हमारा जो तजुर्बा है माजी की 50 साल हुकूमतों का, इन सब पार्टीज का किसी न किसी शेप में, तो इन्होंने कहा कि भाई हम तो फॉरेन पॉलिसी भी चेंज कर देंगे, मुल्क की जो मैशियत है वो भी मजबूत हो जाएगी। लेकिन ये आपस में नहीं मिल पाए अभी तक। इन्होंने छोटी पार्टियों के साथ जो इन्होंने हशर किया है वो सबके सामने है। आप देखेंगे सिर्फ 3 पार्टीज हैं जो इसके बेनिफिशियरी है। किसी ने सोचा था कि मौलाना को 14 सीटों पे आप 6 मिनिस्ट्रीज देंगे? किसी ने देखा था पीपी के 52 मेंबर्स पे आप उनको 32 मिनिस्ट्रीज देंगे? मुमकिन ही नहीं है। कैबिनेट आपकी 80 से ज्यादा गई है। अगर इनको मैशियत का दूसरे मुल्कों से इतना इनको ये हमारी पॉलिसी सही बन, पहले ये यहाँ से तो स्टार्ट करते कि मुल्क की मैशियत हम कैसे समझें, उसमें इतने जो हम ओवर एक्सपेंसेस इनके होते हैं वो नहीं होने चाहिए। देखिए बाकी के मुल्कों आप गए हैं ना, ये रशिया भी गए हैं, इनके मिर्जा इस्माइल साहब गए, रशिया हम गए हैं, हम जी तेल ले रहे हैं, सब सऊदी है, तो इनको किसी ने मना तो किया नहीं। हाँ, ऐसा कोई कमाल हो जाए, मोजज़ा हो जाए कि पाकिस्तान के साथ बाहर के ममालिक जो है तो इतना रिश्ता मजबूत करें, लेकिन इस लीडरशिप के साथ और जो अनसर्टेनिटी मुल्क में है, इन हालात में वो हो नहीं सकती। तो पहले तो हमें मुल्क में जो है अपनी एक माहौल ऐसा बनाना चाहिए, तभी जाके कोई बाहर के ममालिक के साथ बात की जा सकती है। और ठीक है, मतलब पाकिस्तान में ये सियासी महाजराई जो है वो नई नहीं है, ये हमेशा से सियासी जो चपकलिश है वो जारी रही है, लेकिन अब कुछ ज़्यादा हो गई है जो कि इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान के ताल्लुकात को मुतासिर कर रही है। लेकिन अब्दुल साहब, सी पैक के हवाले से ये कहा जाता है कि जी इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल काम बंद करवा दिया था, चीन भी नाराज़ हो गया था इससे, अब आकर जो है वो दोबारा से काम स्टार्ट हुआ है। ये ऐसे कुछ भी नहीं है, ये बिलावजह झूठ बोलते हैं। आपको पता है मैं सेनेट में स्टैंडिंग कमेटी ऑन कम्युनिकेशन उसका मेंबर हूँ। जो कम्युनिकेशन में इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो तो वहाँ चल रहे थे। जो उनके मैं पावर कमेटी का चेयरमैन हूँ, पावर में जो उनके पावर के जो प्रोजेक्ट हैं वो चल रहे हैं। अभी पता नहीं इन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिसको आके पीटीआई ने बंद किया, ऐसा कोई भी नहीं था। बाकी देखिए साइड पे इश्यूज होते हैं, साइड पे फंड्स का इशू होता है, पोजीशन का इशू होता है। उसमें अगर कोई था किसी कंपनी का काम कुछ दिन आगे पीछे कोई बंद हुआ या कोई स्लो हुआ तो उसका ये मकसद नहीं है कि पीटीआई ने आके बंद किया, अभी इन्होंने बड़ा आके कमाल कर दिया कि वो प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हो गए हैं। भाई इन्होंने तो ये किए हैं ना, माजी में आपको पता है कि इनके प्रोजेक्ट, आप कभी आ जाए ना पेट्रोलियम कमेटी में आ जाए, आप देखिए नौशद के जो एंग्रो ने एलएनजी टर्मिनल लगाया था 2014 में 15 में पोर्ट कासिम पे, आप हालत तो देखें, उसकी कास्ट थी $120 मिलियन। आपको हैरत होगी कि उस कंपनी को पाकिस्तान गवर्नमेंट $100 मिलियन साल में उसको दे रही है। भाई वो 120 मिलियन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्यों नहीं लगाती थी उस वक्त? ये प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं अपनी लालच के लिए, इनकी किकबैक्स होती हैं। इसकी वजह से सीपेक में भी इनका कोई इंटरेस्ट था किन स्कीमों में, जब वो स्कीमें थोड़ी बहुत एक्सपोज हुई कहीं उसकी एस्टिमेट पे, टेंडरिंग प्रोसेस पे, तो इनको वो तकलीफ है कि वो एक्सपोज क्यों हो रही। एक्चुअली इनका जो मफाद है ना, वो जब कहीं भी एक्सपोज होगा तो इनको तकलीफ होती है, नहीं ये हो गया। अभी आप देख रहे हैं सारे पाकिस्तान के हालात,
कोई पढ़ा लिखा आदमी इस पे जो यकीन कर सकता है जो आजकल चल रहा है? आप देखें कल आए हैं ना शहबाज साहब, पीएम साहब के बेटे पहुंच गए हैं ना खैर। कभी किसी ने सोचा है कि ऐसे भी हो सकता है मुल्क में? कोई गरीब बंदा, कोई बिजनेसमैन, कोई साहब एम्बेसडर ऐसे बाहर के मुल्क से इतने एलिगेशन के बाद, इतने केसेस के बाद, जब उसके अकाउंट में 16 बिलियन पैसे पड़े हो, अभी भी पड़े हैं, वो आ सकता है ऐसे? रिचान साहब इस मुल्क के साथ जो हशर ये लोग करना चाहते हैं ना, ये तो अभी रूल ऑफ लॉ। अब्दुल साहब, जब अमेरिका से ताल्लुकात की हम बात करते हैं तो फिर खान साहब के बयानात माजी में जो उन्होंने दिए वो सामने आते हैं। अभी हालिया उनका इस पर यू टर्न, वो भी इस हवाले से भी जो है वो बात की जाती है। रिचान साहब बात सुने, खान साहब पे तो डेली सब टीवी टॉक शोज पे सुबह से लेके शाम तक उनके बयान को देख के बाद में ही प्रोग्राम सेट किया जाता। अब उनको छोड़े, पीडीएम को कहें अपने जमातों को मनाए, जो उनके साथ ही है उनको हुकूक दे। वो सारी छोटी छोटी जमातें बहुत सारी उनके साथ जो ज्यादती हो गई है, तो उनको पहले कवर करें, अपने मुआहदे पे चलें, ताकि लोगों में ये हो कि ये अपनी पार्टीज के साथ सही है तो शायद पब्लिक के साथ और बाहर के मुल्कों के साथ सही करेंगे। ठीक है, खान साहब पे बहुत सारे शोज हो चुके हैं डेली, बस ये चलें, ठीक हो गया जी। आपको पता है रिसेंटली जो सीपे का एक हिस्सा है M6 सखर हैदराबाद मोटरवे बन रहा है, आपने देखा है कि कितनी उसकी लैंड एक्विजिशन के पैसों में सिंध गवर्नमेंट ने तबाही मचाई है? किसी को याद ही नहीं है कि वो पैसे सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में 4 बिलियन की करप्शन हुई है। नंबर 2 जो डिस्ट्रिक्ट है उसका ये मटियारी, फिर नौशेरो फिरोज में आ जाए 3.5 बिलियन वहां करप्शन हुई है। 2 डिस्ट्रिक्ट में मोर देन 7.5 बिलियन करप्शन इन द अकाउंट ऑन द अकाउंट ऑफ चलें सर, ये ब्लेम गेम का सिलसिला तो जारी रहता है, हमेशा से इस सियासत में इस तरह की चीज़ें डिस्कस होती रहती हैं। गौस बख्श नियाज़ी साहब, यही सवाल मैं आपके सामने रखूँगा। PMLN की इस वक्त जो है वो विफाक में हुकूमत है, दीगर जो पार्टीज़ हैं वो भी आपके साथ हैं, तो यकीनन जो लेवल पर पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, जो रिलेशंस हैं मुल्कों के साथ, वो अब शहबाज शरीफ साहब दौरे भी कर रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि वो दोबारा बहाली की जानिब जा रहे हैं। जो 2 ममालिक नाराज़ हुए थे अब उनको मनाया भी जा रहा है। क्या पॉलिसी है पाकिस्तान की इस हवाले से? फ्लड का मसला है या दूसरे मौसमियाती तब्दीलियों पर जो है उससे रोशनास कराना है, ये आजकल करंट इशू है, जिसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान भाग दौड़ कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मिस्र में जो बैनुल अक़वामी C27 की कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें पाकिस्तान को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया है, उनको मेज़बानी भी दी गई है। तो ये हम उसको कामयाबी समझते हैं। और हुकूमत में सब जितनी भी है सारी जो है वो एक मंजी हुई सियासी जमातें हैं, और वो अपना इंशाल्लाह जो उनसे इनपुट हो सकता है पाकिस्तान के लिए दे सकती हैं, वो कोशिश कर रही हैं। अगरचे अपोजिशन की तरफ से रैलियाँ और सारा निकात किया जा रहा है, और फिर जो है जिस तरह की इमरान खान साहब को धमकियाँ और जिस किस्म की इलेक्शन और सबनीयत और धमकी दे रहे हैं, इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है, और मज़ीद इंशाल्लाह हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। हम बातचीत के दरवाजे हमारे सबके साथ खुले हैं, अपोजिशन के साथ भी खुले हैं, लेकिन मशरूत जो है या जत्था लेके आना और फिर मर्जी के रिजल्ट लेना, इसके हम कायल नहीं और ना हम इस चीज़ को हम मानेंगे। वहाँ बात टेबल पे आके बात करें, इलेक्शन जल्दी कराने हम जल्दी इलेक्शन करा लेंगे, हमें कन्विंस करें, और फिर क्या वजह है कि क्यों आप जल्दी इलेक्शन चाहते हैं। गौस बख्श साहब, जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, हर एक ने अपने मफादात जो है वो सामने रखने होते हैं। अब पाकिस्तान भी डेफिनेटली अपने मफादात की खातिर काम करेगा। जो दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं उनकी बहाली हो या उनके साथ ट्रेड का मामला हो, तो वो पाकिस्तान को अपने मफादात सामने रख कर ही फैसला करना है। अभी तक इस सिलसिले में जो शहबाज शरीफ साहब ने दौरे किए हैं, पाकिस्तान को क्या फ़वाइद हासिल हुए? सऊदी अरब ने जिस तरह नाराज़गी का इजहार किया इमरान खान से, और फिर चाइना ने कहता है ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो मतलब खान साहब ने हमारी खारजा पॉलिसी और 2 ममालिक हमें जो हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब और चाइना जो है ये हमारी मदद को आते हैं। अभी भी 3-4 अरब डॉलर के हमारे उस पर फॉरेन डिपॉजिट में जमा है। तो उनसे हम अगर इस किस्म की बात करेंगे और उनकी जज्बात को ठेस पहुँचाएँगे, तो फिर ज़ाहिर है हमारे तल्लुकात कैसे अच्छे रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह किशनों ने आके, शहबाज शरीफ साहब ने आके सऊदी अरब से तल्लुकात बहाल किए, और उन्होंने बड़ी इस पे इत्मीनान का इज़हार किया है। इस तरह अभी ये तो सऊदी अरब के रहनुमा 21 नवंबर को आ रहे थे, पाकिस्तान आ रहे थे, दौरे पे आ रहे थे। पूरा एशिया का था दौरा, लेकिन वो इनकी कुछ इमरान खान की जो है इसकी रवश की वजह से, और फिर उन्होंने दौरा अपना
मुलतवी कर दिया। इस तरह चाइना के सदर ने आना था दिसंबर में, वो भी मुलतवी हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया का एतमाद एक बहाल हो गया है। यानी कि जब एक अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान में आके पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं और पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार है और सारी दुनिया की मदद करे, तो उसका मतलब है हमारी खारजा पॉलिसी ठीक है और हम सही सिमत में जा रहे हैं और दुनिया को रियलाइज़ करा रहे हैं कि पाकिस्तान कितनी क्राइसिस का शिकार है और इस क्राइसिस से निकलने के लिए दुनिया हमारे दुनिया को हुकूमत में मुत्तहिदा बावर करा रही है कि पाकिस्तान की हेल्प की जाए। तो यही खारजा पॉलिसी होती है अच्छी और इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। अमेरिका तक इवन के सदर बाइडन ने अपनी स्पीच में कहा कि पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो, इसकी मदद की जाए। तो सारे इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बैरूनी दुनिया है वो इस हमारी मौजूदा ठीक है, मुतमईन है। मौजूदा क्राइसिस में पाकिस्तान का साथ दे रही है। नजम साहब, जब हम बात करते हैं कि जी सऊदी अरब और चीन पाकिस्तान के दोस्त हैं और हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है, तो सर उनके अपने इंटरेस्ट हैं, उनके अपने मफादात हैं जिसके लिए वो साथ देते हैं। अदरवाइज वो पाकिस्तान का साथ अगर उनका मफाद ना हो तो वो क्यों कर देंगे? आपने ठीक कहा जीशान। देखिए, जो आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है जिसकी बेस पे दो मुल्क या दो से ज्यादा मुल्क जो है वो आपस में ताल्लुकात उस्तवार करते हैं, उस पे बेसिक फैक्टर जो है वो होता है आपके नेशनल इंटरेस्ट का। पिछले अगर 6 महीने से पहले आप देखें तो एक सूरत हाल ऐसी डेवलप हो गई थी जिसमें कि चाइना शायद अपने इस BRI के प्रोजेक्ट को कॉल ऑफ करने की तरफ आ रहा था। और ये भी एक जानने की जरूरत है कि ये कुछ CPEC एक पहला या अकेला प्रोजेक्ट चाइना का नहीं है। दुनिया के तकरीबन 65 से ज्यादा ममालिक में चाइना का ये BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो चल रहा है। उसमें यूरोप भी शामिल है, अफ्रीका भी शामिल है, सेंट्रल एशिया शामिल है, लैटिन अमेरिका शामिल है। अब उसमें पाकिस्तान का एंगल जो है वो थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि दुनिया हमें क्या समझ रही है, दुनिया हमें कैसे देख रही है। हम जब भी बात करते हैं, जिस तरह आपने भी बात की कि जी पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि दुनिया की आपसे तवक्कुआत क्या है। मिसाल के तौर पे आप अफगानिस्तान की बात लें। अफगानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत है जिससे कि आपने अभी तक रिकग्नाइज ही नहीं किया, आप उसको मानते ही नहीं है कि वो हुकूमत है, लेकिन हिना रब्बानी खैर आपकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट वहां जाके तो उनसे मुज़ाकरात कर रही हैं और कह रही हैं जी ये कोई इंटरम एडमिनिस्ट्रेशन है। आप पहले कोई फैसला तो करें। अगर आपने अफगानिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात बनाने हैं तो फैसला करें कि आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि नहीं। फिर एक और इंट्रिकेसी इसमें यह है कि जब आप अफगानिस्तान के साथ डील करते हैं तालिबान हुकूमत के साथ, तो आपके पाक अमेरिका ताल्लुकात पे फर्क पड़ता है। इसी तरह से आप बात करते हैं कि जी हम रूस से जो है वो कम कीमतों पे तेल और डीजल लेंगे। आप ये भूल जाते हैं कि यूक्रेन में एक वॉर चल रही है जो कि रशिया कर रहा है और अमेरिका को ये बहुत जो है वो अचंभे की बात लग रही है, अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा। तो आप जब तेल रूस से लेंगे तो आपको अमेरिका के साथ जो है वो आपकी चपकलिश बढ़ सकती है। कहने का मतलब ये है कि हम एक तरफ होके सोचते हैं उसकी रेपरकशंस, उसकी रेमिफिकेशंस, उसके असरात बाकी ताल्लुकात पे कैसे होंगे। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले जीशान ये आपने करना है कि आपने देखना है अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है, सही। चाइना पाकिस्तान से क्या चाहता है। मिडिल ईस्ट में आपने सऊदी अरेबिया की बात की, सऊदी अरेबिया, UAE, मैं यानी इस पे ये ज्यादा अहम है बताना क्योंकि अभी तक ये नुक्ता सामने नहीं आया। अफगानिस्तान से जब अमेरिका की अफवाज और नेटो के फौजी जो है वो 20 साल रहने के बाद उनका इनखला होता है, तो एक उसका असर मिडिल ईस्ट की मुस्लिम कंट्रीज पे पड़ता है। उनको इनसिक्योरिटी होती है, ऊपर से वो जो अरब स्प्रिंग होती है कि उसमें बादशाहतें हिल रही हैं। तो खास तौर पे सऊदी अरेबिया और UAE, ये दो मुल्क ऐसे हैं जिनको के सिक्योरिटी की जरूरत है। पाकिस्तान ये सिक्योरिटी फराहम कर सकता है। अब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वहां पे यानी अभी उन्होंने दौरा किया है, उन्होंने सबसे पहले बात की है कि चाइना हाजिर है सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी के लिए। इस वक्त मिडिल ईस्ट की मुस्लिम कंट्रीज को, क्योंकि उसमें इजराइल भी शामिल है, उनको सिक्योरिटी की जरूरत है। वो चाहते हैं पाकिस्तान से कि सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की जाए। क्या हम ये सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं, ये चैलेंज है। लिहाजा
اس میں دیکھنا پڑے گا کہ دنیا سے آپ کی توقع کیا ہے. اور ایک اور غلط فہمی کہ جی جب دو ملکوں کی دوستی کی باری آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں جس طرح دو انسانوں کی دوستی ہے جس میں جذبات ہوتے ہیں. ملکوں کی دوستی میں جذبات نہیں ہوتے. میں دوبارہ سے کہوں گا، دو ملکوں کے تعلقات، چاہے وہ چائنا پاکستان ہے، چاہے وہ کینیڈا امریکہ ہے، اس میں انسانوں والی دوستی نہیں ہوتی. آپ نے بڑا اچھا شروع میں بتایا کہ آج کے حلیف کل کے حریف بن سکتے ہیں، کل کے حریف آج کے حلیف بن سکتے ہیں. لہٰذا بڑی ضروری ہے احتیاط کرنا کہ جب آپ کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، جب آپ کوئی بات کرتے ہیں، جب آپ کو پالیسی یعنی میٹر پہ بات کرتے ہیں، تو آپ احتیاط سے ذرا سوچ سمجھ کے فارن آفس سے کنسلٹیشن کر کے کریں. کیونکہ آج کل کی دنیا میں اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے کہ چلو یار ان کے پرائم منسٹر سے غلطی ہو گئی، یہ اس دن روس پہنچا جس دن بیانات پر جو ہے وہ ممالک کو پرکھا جاتا ہے، تعلقات جو ہے وہ اسی بنا پر استوار ہوتے ہیں. غوث بخش صاحب، آپ کی جانب آتا ہوں، یہ بتائیے گا کہ پاک افغان بارڈر ہمیشہ سے جو ہے وہ مسئلہ رہا ہے. ہمیں دہشت گردی کے واقعات کا سامنا یہاں پر رہا. اس کے بعد افغانستان میں جو غیر مستحکم حکومت ہے، جس طرح سے نجم صاحب نے بات کی ہے کہ شاید ہم فیصلہ ہی نہیں کر سکے ہیں کہ ہم نے کس طرح کے تعلقات جو ہے وہ رکھنا ہے اس غیر مستحکم حکومت کے ساتھ. تو یقیناً پاکستان کے خطے میں اپنے بھی مفادات ہیں. افغانستان اگر مستحکم ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کے اثرات، مثبت اثرات پاکستان پر بھی آئیں گے. تو اس حوالے سے کیوں ایک جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے پی ڈی ایم کی حکومت؟ دنیا ان کو سمجھ رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیسے تعلقات رکھے جائیں. اور ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا ان کے ساتھ تجارت جو ہے وہ چل رہی ہے. باقی خارجہ پالیسی بھی ہم ان ٹچ ہیں ان سے، اور پھر ایک برادرانہ تعلقات ہیں. البتہ پہلے ایک افغان گورنمنٹ ہوتی تھی جس سے بات کی جاتی تھی، اب تو کوئی وہاں طالبان کی حکومت ہے. اور پھر آپ یہ بھی سنا ہو کہ جو کراس بارڈر ہم نے اتنے اربوں پر لگا کے کراس بارڈر جو ہے وہ ایک فینس لگائی تھی، اس کے بھی توڑنے پھوڑنے کی اطلاعات آئی ہیں. تو ابھی دیکھنا ہے کہ ان کا طالبان کرتے کیا ہیں، وہ خود کیا چاہتے ہیں. ان کا ایک وفد آیا تھا پاکستان میں، اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسے تعلقات رکھے جائیں. بھارت ہمارا ایمبیسڈر ادھر ہے، ہمارے ایمبیسڈر پہ ایک سازش کے تحت حملہ کرنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن الحمدللہ وہ بچ گئے. تو ابھی تھوڑا چونکہ وہ خود طالبان نے اپنا کوئی فریم ورک نہیں دیا، وہ خود اپنے آپس میں الجھے ہوئے ہیں، روزانہ دھماکے ہو رہے ہیں. جب تک وہ خود ایک سالڈ حکومت نہیں بنا سکتے یا کوئی ایک سارے فریم ورک نہیں بنا سکتے، اس وقت تک میرے خیال میں ویٹ اینڈ سی والی بات ہے. نیازی صاحب، جب ان لوگوں نے ہی ابھی تک اپنا کوئی پالیسی واضح نہیں کی ہے، کوئی فریم ورک نہیں دیا ہے، تو پھر پاکستان جو ہے اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کیسے لے سکتا ہے؟ چونکہ ہمیں دہشت گردی کے واقعات کا بھی سامنا ہے، خصوصاً اگر بارڈر ایریاز کی بات کریں تو وہاں پر اس قسم کے واقعات جو ہے وہ پیش آتے رہتے ہیں. تو کیسے فیصلہ لے سکتا ہے پاکستان پھر؟ دیکھیں جی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یقین دہانی کرائی تھی افغان طالبان نے کہ ہماری سرزمین کم از کم پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اور بیچ میں اس تحریک طالبان سے ہمارا کوئی اگریمنٹ بھی شاید ہو گیا تھا. جب تک افغانستان خود ایک سالڈ حکومت نہیں بیس بنا لیتی تو کچھ کہنے کا بعض وقت ہوگا کہ ہمارے تعلقات فیوچر میں اس کے ساتھ کیسے ہوں گے. البتہ ٹی ٹی پی سے جو ہمارے سامنے ہم نے ان کو کنوے کر دیا ہے، اور انہوں نے اس کو یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ ہم ٹی ٹی پی سے نپٹنے میں جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کچھ گروپ ٹی ٹی پی کے بہت سے گروپ ہیں، تو جو گروپ پاکستان کے نقصان پہنچا رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں، تو ان کی سرکوبی کے لیے اتنی ممکن مدد ہو سکی وہ کریں گے، یہ طالبان نے کہا ہے. نجم صاحب، گزشتہ جب امریکہ اور سابقہ سوویت یونین کا معاملہ جو ہے وہ چلا تھا، پاکستان نے اس سرد جنگ کا حصہ بن کر بہت ناقابل تلافی نقصان اٹھایا تھا. ابھی کچھ اسی قسم کی صورتحال کا سامنا پاکستان کو ہو سکتا ہے چائنا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں. امریکہ چونکہ سپر پاور ہے، چین ابھرتی ہوئی معاشی طاقت ہے، اس کے ساتھ بھی تعلقات کو استوار رکھنا ہے. تو اس سلسلے میں ایک متوازن تعلقات رکھنے کے لیے کیا پالیسی پاکستان کی ہونی چاہیے؟ کسی بھی سفارتکار سے آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ دونوں ملک جن کا آپ نے نام لیا ہے، ان کے ساتھ علیحدہ علیحدہ تعلقات رکھنا کتنا آسان ہے. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ چائنا، میری نالج میں نہیں ہے کہ پچھلے 40-50 برسوں میں چائنا نے ایک دفعہ بھی یہ کہا ہو
کہ آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات بگاڑیں. آن دا کنٹرری چائنا ان چند ملکوں میں سے ایک ملک ہے جو پاکستان کے تعلقات امریکہ سے ٹھیک رکھنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم ہندوستان کے ساتھ بھی ٹھیک کرو، امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرو، کیونکہ امریکہ تمہاری سب سے بڑی ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے. یہ کہنا کہ جی یہ بہت مشکل ہے یہ وغیرہ، یہ دیکھیے جس کا کام اسی کو ساجے. آپ ذرا اپنے دفتر خارجہ کو اس طرح امپاور تو کریں کہ وہ آپ کو کھل کے بتا سکیں کہ جی یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، یہ خام خواہ کی الجھنیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. افغانستان کی مثال لیتے ہیں. افغانستان میں امریکہ کے کیا عزائم ہیں اور چائنا کیا چاہتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو جب طالبان آئے تھے تو اس وقت ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی بات کی گئی تھی کہ چائنا ہے، رشیا ہے، کیونکہ امریکہ نے کہا جی اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں سینٹرل ایشیا کی کنٹیگوس سٹیٹس ہیں، پاکستان ہے، ایران ہے، سب نے مل کے کہا کہ جی ایک کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں کہ کس طرح سے افغانستان کی نئی حکومت کو دیکھا جائے گا. کدھر ہے وہ کنسنسس؟ آپ نے جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے پھر یہ دیکھا کہ افغانستان میں آئی ہوئی طالبان کی گورنمنٹ کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا گیا. کیوں بھائی؟ اگر آپ نے چھوڑ دیا تو پھر تو وہ وہی کریں گے جو کہ انہوں نے کرنا ہے. لیکن ایک خوشخبری یہ ہے کہ 2 دن پہلے نیڈ پرائس نے، جو کہ وہاں کے وہ ہیں اسپوکس پرسن ہیں امریکہ کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ، بلکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ چاہے وہ داعش ہے، چاہے وہ TTP ہے، یہ تحریک طالبان پاکستان جو کہ یعنی افغانستان سے کر رہی ہے، چاہے القاعدہ ہے، اس میں وہ پاکستان کے ساتھ مل کر اس کا کوئی ازالہ کرنے کی، ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ اب حالات جو ہیں، یہ طالبان اور ان سے پہلے جو حکومت آئی یا 20 سال وہ رہے، اس میں جو آپ نے توازن کی یعنی تقابل کی بات کی ہے نا، تو ابھی وہ وہی حالات واپس آ رہے ہیں. اس میں پاکستان نے یہ کرنا ہے کہ اپنی پرانی غلطیوں کو مت دہرائے، اپنی پرانی غلطیوں کو نہ دہرائے، اور جو جس قسم کی بات ہوتی ہے اسی پہ ٹکے رہیں اور اس طریقے سے اپنا عمل درآمد کریں یعنی پالیسیز پہ کہ اس میں ان کے تعلقات جو ہیں بائی لیٹرل لیول پہ، 2 طرفہ لیول پہ، امریکہ کے ساتھ بھی ان کی کنٹرڈکشن نہ ہو، کوئی تضاد نہ آئے، چائنا کے ساتھ بھی تضاد نہ آئے، روس کے ساتھ تضاد نہ آئے، اور افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے اس کے ساتھ بھی تعلقات جو ہیں وہ اگر عبوری طور پہ بھی ہیں تو اس میں کوئی غلط فہمی کریٹ نہ ہو. اس طریقے سے یہ ہے کہ آپ اگر یہ کریں گے تو دیکھیے کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. مجھے ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خارجہ پالیسی کے ایشوز پر ہم بات کر رہے ہیں. پاکستان کو داخلی اور خارجی محاذ پر کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے اور آخر کیا پالیسی پاکستان کی ہونی چاہیے کہ ان مسائل سے نمٹا جا سکے. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. نجم الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سیکرٹری خارجہ. ان سے اس حوالے سے بات کریں گے. بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب آپ کے وقت کا. بات ہم کر رہے ہیں پاکستان کے بیرونی ساتھ تعلقات کے. پاکستان کو داخلی اور خارجی محاذ پر یقیناً بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. جو دنیا بھر میں نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں اس کے اثرات ڈیفینیٹلی پاکستان پر آئیں گے. آنے والے دور میں پاکستان کو آپ کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے رشتہ جو چین کے ساتھ رشتہ ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہائر دین دا ہائیسٹ ماؤنٹین، ڈیپر دین دا ڈیپسٹ اوشن، اس کو برقرار رکھنا ہے، اس کو بڑھانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بڑھانے ہیں، کیونکہ امریکہ کے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں جو اثر رسوخ ہے اس کو ہمارے بینیفٹ کے لیے استعمال کیا جائے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اس کے امکان اچھے ہیں، کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کی وجہ سے کسی قسم کی کولیپس ہو. تو کوشش کی جائے گی، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا کہ اس وقت یوکرین کی اتنا دباؤ ہے اور یوکرین کی اتنی ضروریات ہیں، اور مغرب کے ممالک اور جن کے پاس پیسے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پیسے جو ہیں وہ زیادہ تر یوکرین میں لگیں.
اب اس کو کس طرح کیا جائے گا یہ ہم پہ منحصر ہے. ہم نے کچھ G20 اور FATF میں کچھ چیزیں کی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لیے ذرا کچھ آسانی ہوئی ہے, لیکن اس آسانی کے ساتھ ساتھ ہمیں پہچاننا ہے کہ یہ دقت بھی ہے کہ اس وقت مغربی ممالک اور جو قرضہ دینے والے یا گرانٹ دینے والے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی توجہ یوکرین کی طرف ہے. اب اس پہ ہمیں پھر فوکس کرنا پڑے گا کہ دیکھیے آپ یوکرین کے لیے جو کرنا چاہتے ہیں کیجیے, لیکن ہمارے ساتھ ہماری جو معاشی صورتحال ہے اس کو سدھارنا آپ کے لیے بھی لازم ہے, ہمارے لیے بھی لازم ہے. اس میں چین آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا اور امید ہے کہ امریکہ سے آپ کو تھوڑا سا پازیٹیو رسپانس ملے گا. شیخ صاحب, یہ روس یوکرین وار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی خطے پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے. پاکستان کس حد تک اس کے اثرات کی زد میں آئے گا, اور اسپیشلی جب ہم رشیا سے تیل خریدنے کی یا گیس خریدنے کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اثرات کیا ہوں گے آنے والے وقت میں پاکستان پر؟ دیکھیے کوئی آپ کو روکے گا نہیں. روس اگر ڈسکاؤنٹ پہ آپ کو تیل دے سکتا ہے تو آپ کو لینے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. یہ یورپ نے واضح کر دیا ہے کہ ہم اس قسم کی سینکشنز ابھی نہیں لگا رہے جس کی وجہ سے پاکستان جیسے ممالک روس سے تیل سستے دام نہیں لے سکتے. ہندوستان لے رہا ہے, پاکستان کو پیسے کہیں سے جمع کرنے پڑیں گے کہ وہ ان کو کسی قسم کی پیمنٹ کر کے اور تیل لیں. لیکن یہ بھی کوشش ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے ساتھ 2019 میں معاہدہ کیا تھا روس نے, تو اس کی بنا پہ ہم کہیں کہ صاحب ہمیں اس کو آپ جب پائپ لائن بنانے کے لیے آئیں گے تو اس سے پہلے کچھ پیسے آپ اپنی طرف سے لگا کے ہمیں تیل اس وقت فراہم کریں. اب اس میں کوشش کرنی پڑے گی اور خاص طور پہ سیاسی طور پہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی مسکو میں بھی اور بیجنگ میں بھی, اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کچھ تیل انہی قیمتوں پہ لیں جو کہ چین کو مل رہی ہیں یا جو ہندوستان کو مل رہی ہیں. ٹھیک. اچھا شیخ صاحب, جب ہم چائنا کے ساتھ تعلقات کی بات کرتے ہیں, سی پیک کا ذکر ہوتا ہے, تو بہت سے ایسے بیرونی عناصر ہیں جو کہ اسپوائلرز کا کام کر رہے ہیں, سی پیک کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر بھی پاکستان کو بہت سی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا ہے, بہت سے ایسے چیلنجز ہیں جو کہ درپیش ہیں. کیسے نمٹا جا سکتا ہے, اور تعلقات کی بحالی آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہو رہی ہے جیسے گزشتہ دور حکومت میں یہ کہا گیا تھا کہ جی چائنا کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے؟ نہیں, تعلقات آپ کے کسی سٹیج پہ بھی خراب نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. اور شیخ صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں بھارت کے ساتھ تعلقات کی تو یقیناً بہت سی سرد مہری ہمیشہ سے رہی ہے, بہت سے مشکلات کا جو ہے وہ شکار یہ تعلقات رہے ہیں, لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھارت کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے پاکستان کے ساتھ بھی برابری کے ساتھ سلوک کیا جائے. دیکھیے ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. میری نظر میں آپ ابھی اس وقت یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم کوشش کرتے رہیں کہ ان کے ساتھ رشتہ صحیح رہے, اور یہ امریکہ نے بھی ہمیں یقین دلایا ہے کہ آپ کے رشتہ جو چین کے ساتھ ہے وہ کوئی بندش نہیں بنے گی امریکہ کا رشتہ آپ کے ساتھ بڑھانے میں. ٹھیک ہے. ناظر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ اب میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ فیٹف کی گرے لسٹ سے جب پاکستان نکلا باہر تو اس کے بعد جو ہے اس کو بہت زیادہ خوشائن قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ نئی راہیں کھلیں گی پاکستان کی ٹریڈ کے لیے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سے چیلنجز ابھی بھی درپیش ہیں, یا آنے والے دنوں میں مزید اس حوالے سے چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں؟ ناظر صاحب, پابندیاں تو ظاہر ہے کوئی نرم ہوں گی پاکستان کے لیے. ہمارا مقصد یہ کہتا کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے, وہاں باہر سے کوئی پابندی نہ ہو کہ یہاں کوئی انویسٹ کر سکے. تو پہلے تو ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے نا جی. ہمیں تمہارے پاس کیا ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے؟ ایک صرف کاٹن ہے یا اور تو ہمارے پاس کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ کوئی سیال کوٹ میں کوئی کھیلوں کے سامان وغیرہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. ابھی تو پاکستان میں تو
देखो, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बेसिकली जो बड़ी जो चीज़ होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना और फिर एनर्जी का मसला होना। हम दोनों एनर्जी में भी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कमज़ोर हैं। जब ये दोनों डेवलप हो जाएँगे तो फिर यहाँ इंडस्ट्री भी लगेगी, और आपको पता है कि सी पैक के तहत यहाँ इंडस्ट्रियल ज़ोन बन चुके हैं, वहाँ बहुत थोड़ा बहुत काम भी हो रहा है। लेकिन अभी कुछ टाइम लगेगा कि यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, फिर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, हालात हमारे तब अच्छे होंगे। हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट कम है, जिसकी वजह से हमारा बजट डेफिसिट करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ जाता है। तो हमें अभी अपने घर ठीक करना है, हमें बाहर से कोई पाबंदियाँ नहीं है, और ये एक अच्छी चीज़ है। उसके लिए मुल्क को नहीं साहब, स्टेबिलिटी लेकिन चाहिए। अभी तो गालिबन हम जो है वो फंड्स का इंतज़ार कर रहे हैं। चीन ने यकीन दहानी करवाई है, सऊदी अरब ने जो है वो कुछ यकीन दहानी करवाई, लेकिन वो फंड्स अभी तक जब आएंगे तो उसके बाद ही फिर कुछ आगे मामलात चलेंगे। जी, देखो, अब ये दिसंबर जनवरी में हमारे पे 4-5 अरब की लाइबिलिटीज हैं, उसमें तो स्कूल बॉन्ड मेन था, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब से डेट से पहले जो है हफ्ता पहले हमने अदा कर दिए। तो बाकी भी सब उस पे होमवर्क हो रहा है, तो वो इंशाल्लाह हम करेंगे। और स्लो बाय स्लो इसमें हमें मेन जो कंसर्न इस वक्त है कि हमने अपनी इंपोर्ट जो है वो कम करनी है। इंपोर्ट हमारी बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, इम्बैलेंस है। तो इंशाल्लाह हम उस अभी जो पिछले जो नवंबर की जो है उसमें पिछले वर्ष की जो सिपाही है उसमें हमारी इंपोर्ट्स हैं वो 28% कम हुई हैं। और ये अच्छा एक साइन है। तो हम जो है ना वो जब ये बैलेंस हो जाएगा, अब हम जो हमारी लाइबिलिटी अदा कर देंगे तो फिर पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव साइन हमारी इकानमी में आना शुरू हो जाएंगे। और दूसरे जो हमारे दोस्त मलिक हैं उनको कंसर्न है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पे पाँव पे खड़ा हो, वो मदद भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको के लिए हमने पिछले 3-4 साल में जो हमारा रवैया था, इमेच्योर रवैया था, जिसकी वजह से वो अनाए हुए और वो तमाम चीज़ें जो हैं टाइम पे नहीं हो सकी, जिसकी वजह से क्राइसिस का शिकार हुए। देखो, हमें पता था कि हमारे मुल्क की मईशत ऐसी है, हमने तो हमारे पास 2 रास्ते थे मार्च में, तो या रियासत को बचाएं या सियासत को बचाएं। तो हमने रियासत को बचाने के लिए आगे है। हमें सियासी नुकसान बहुत हुआ, लोग हमें सारे महंगाई के जिम्मेदार ठीक। ठहराते हैं कि आप हुकूमत महंगाई कम नहीं। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उससे मुल्क की स्टेबिलिटी है। हम तो पोजीशन को भी कह रहे हैं कि पहले मुल्क की मीशत ठीक करें, फिर इलेक्शन होंगे और पाकिस्तान के अवाम जिसको वोट देंगे वही हुकूमत बनाएगा। लेकिन हम सही। इतनी जल्दी ना जाएं कि कम से कम 5-6 महीने में चाहिए कि हमारी इकानमी जो है वो बेहतर हो जाए, मईशत ठीक हो बेहतर हो गया। जाए। और चलें, जो पे जो मतलब फैसले हुए हैं उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि इकॉनमी बेहतरी की जानिब जाएगी। नजमुल साकिब साहब, चीनी सदर शी जिनपिंग सऊदी अरब के दौरे पर हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ शराकत दारी के हवाले से जो है वो बात हुई है, कुछ मुआहदे हुए हैं। अमेरिका ने इस पर जो है वो खासे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। पाकिस्तान के लिए क्या समझ रहे हैं इस हवाले से? क्या पाकिस्तान को पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि दोनों पाकिस्तान के बड़े अच्छे इत्तेहादी हैं, सऊदी अरब भी चीन भी, दोनों के साथ ताल्लुकात भी जो है वो बड़े अच्छे हैं। तो क्या पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी? देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ मैक्सिम्स हैं। उनमें से एक ये है कि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, दोस्त का दोस्त दोस्त होता है। तो चाइना हमारा दोस्त है, अगर वो सऊदी अरेबिया के साथ दोस्ती करता है तो बड़ी अच्छी बात है, दोनों ही हमारे दोस्त हैं। और उसमें जो सिक्योरिटी के एंगल से प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने उनको कहा है कि जी हम तैयार हैं, उसमें पाकिस्तान भी अपना रोल अदा कर सकता है। बाकी रही यानी साइनो जो है वो यूएस के रिलेशन, यानी चाइना और यूएस के रिलेशंस, तो उसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, पिछले दिनों एक अजीब सी बात हमारे नॉलेज में आई कि जी पाकिस्तान अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात को ठीक करने के लिए कोई रोल अदा कर सकता है, और खुदा के लिए अपनी तरफ तवज्जो दें। उसमें वो 71-72 के हालात नहीं है कि जब पाकिस्तान ने वो काम किया था। हमें अपनी सूरत हाल ठीक करनी। देखिए, झुकने वालों ने रफतें पाली, हम खुद ही को बुलंद करते रहे। हमें पता नहीं क्यों ये वहम है कि हम बहुत ज्यादा अहम हैं। हमें इस वहम से निकलना है। हम एक डेवलपिंग यानी कंट्री है जो डेवलप हो रही है, और उसमें इतने मसाइल अंदरूनी तौर पे है, और उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि आप इज्तिमाई तौर पे कोई फैसला करने के काबिल ही नहीं है कि आप अपने अंदरूनी पॉलिसीज बनानी है। किसी मिनिस्ट्री का हाल देख लीजिए,
اس میں آپ نے سب سے پہلے ایک اجتماعی اپروچ بنانی ہوتی ہے کہ سارے سٹیک ہولڈرز رہ جا کے ایک ایسا ہے معاملہ جس میں پورے کا پورا پاکستان، آپ کی پارلیمنٹ، آپ کا نیشنل، آپ کی اسمبلی، آپ کی سینٹ جو ہے وہ اس پہ، اور وہ ہے مسئلہ کشمیر کا۔ کشمیر کے مسئلے پہ جب بات ہوتی ہے تو ساری پارٹی، سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ مجھے اس کے علاوہ بتائیے کوئی ایک ایسا جو پالیسی میٹر ہے اندرونی داخلی طور پہ یا خارجی طور پہ فارن آفس کے یا یعنی فارن پالیسی کے اینگل سے، جس میں کہ آپ ایک ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 10-12 سپوکس پرسنز کہیں سے آ جاتے ہیں، ہر منسٹر کی یہ خواہش ہے کہ اس نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دینی ہے۔ دنیا کو جو میسیجز مل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یار یہ تو ان کا تو یعنی آپس میں ہی اتفاق نہیں ہے، تو ان کی کس بات پہ اعتبار کریں؟ کیا وہ یہ غلام ہے؟ کوئی کہتا ہے جی پاکستان غلام ہے، پاکستان غلامی نہیں چاہتا۔ او بابا 1947 سے لے کے اب تک آپ آزاد ہیں، مان جائیے۔ ہم اپنی حقیقتوں کو ٹھکرا رہے ہیں، حقیقتوں کو اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو سیاسی غیر یقینی کی صورتحال کو ختم کرنا پڑے گا۔ جب وہ ختم کرتے ہیں تو معاشی صورتحال کی طرف آئیے، اس کو ٹھیک کیجئے۔ آپ اپنے ڈرائنگ روم کی طرف توجہ دے رہے ہیں، آپ اپنے گارڈن کی طرف توجہ دے رہے ہیں، باورچی خانے کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے۔ جب تک باورچی خانہ نہیں چلے گا گھر نہیں چل سکتا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا ملک کے بارے میں بھی سوچیں۔ آج آ کے ہے جی الیکشن ہونے چاہیے۔ بابا مجھے یہ بتائیے پاکستان میں اتنے الیکشنز ہوئے ہیں، کیا الیکشنز نے کوئی چیز حل کی ہے؟ کیا الیکشنز ہو گئے تو پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ مجھے یہ بتائیے کہ کتنے الیکشنز پاکستان میں ہوئے، اس الیکشنز نے یا زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی کہ جی ہم اس دفعہ زیادہ ووٹ لیں گے، کیا زیادہ ووٹ لینے سے پاکستان کے داخلی اور خارجی مسائل حل ہو جائیں گے؟ صحیح۔ یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، اس میں آپ کو ویسٹڈ انٹرسٹ نظر آتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت جب باغ دوڑ حکومت کی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نے اس وقت کیا کرنا ہے؟ کیا ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ڈیفالٹ نہیں ہونے دینا؟ ہمارا مقصد یہ کیوں نہیں ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے اس کو صحیح راہ پہ گامزن کیا جائے؟ کون روک رہا ہے آپ کو؟ یہاں پہ ہو کہہ رہا ہے بلیم گیمنگ ہو رہی ہے، پچھلی حکومت پچھلی حکومت پچھلی حکومت۔ بابا کچھ کر کے دکھائیے، اپنے گھر کو درست کیجئے، اور اس میں یہ جو غیر یقینی آپ کی سیاسی پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، یہ تو مجھے لگتا ہے جان بوجھ کے کریٹ کی گئی ہے۔ اس کو حل کیجئے۔ آپ کو اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے، وے فارورڈ آپ کے لیے صرف ایک ہے کہ دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ پاکستان کے 23-24 کروڑ لوگوں کو سامنے رکھ کے، اپنے بچوں کے مستقبل کو سامنے رکھ کے، اور ان بچوں کو جو پاکستان میں پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، ان بچوں کو سامنے رکھ کے آپ اپنی پالیسیز وضع کریں اور خدا کے لیے ان پہ امپلیمنٹیشن بھی کریں۔ یقیناً پاکستان کو اندر سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جب پالیسیوں میں میچورٹی آئے گی تو اس کے بعد داخلی اور خارجی محاذ پر جو موجود مسائل ہیں یقیناً اس سے نمٹنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا، اور پاکستان بہتر انداز سے ان تمام تر مسائل سے اور چیلنجز سے نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے